नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं लेट फीस और पेनल्टी के बारे में जो एलएलपी के ऊपर लगता है। मतलब कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कंप्लाइंसेस नहीं कराते हैं टाइमली, आरओसी कंप्लाइंसेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के, क्योंकि एक एलएलपी को रिक्वायर्ड होता है कि वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के कंप्लाइंसेस को कंप्लीट करे एज पर लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग और अदर रिलेटेड लॉ के अकॉर्डिंग। तो उस पर लेट फीस लगता है। चलिए समझेंगे कि लेट फीस और पेनल्टी कैसे लगती है और कितनी लगती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लो कि एक एलएलपी जब रजिस्टर्ड होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रार होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर आरओसी के अकॉर्डिंग कंप्लायंसेस को करना होता है। तो चलिए समझेंगे। सबसे पहला है एनुअल फाइलिंग ऑफ एलएलपी। इसमें फॉर्म 8 जाता है जिसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी की डिटेल जाती है। इसकी ड्यू डेट होती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो दोस्तों, फॉर्म 8 की जो ड्यू डेट होती है वो 30 अक्टूबर होती है। हर साल आपको 30 अक्टूबर तक फाइल करना होता है। क्या डिटेल जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिटेल जाती है, जैसी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की डिटेल, और डिक्लेरेशन जाता है सॉल्वेंसी बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, उसकी डिक्लेरेशन जाती है। इसके ऊपर पेनल्टी क्या होती है अगर नॉन कंप्लाइंसेस होते हैं, तो मतलब टाइमली फाइल नहीं करते हैं, 100 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस लगता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो कंप्लाइंसेस करना होता है, इसमें फॉर्म 11 होता है एनुअल रिटर्न। इसकी ड्यू डेट होती है हर साल 30 मई तक आपको करना होता है। डिटेल्स क्या रिक्वायर्ड होता है? पार्टनर की डिटेल जाता है। ठीक है, चेंज इन मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट के अंदर और कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज है तो उसकी डिटेल जाती है। अगर इसका कंप्लाइंसेस नहीं कराते हो, इसको नहीं कराते हो, तो उस केस में भी पेनल्टी 100 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग लगती है फॉर्म 11 में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अलावा एलएलपी के ऊपर क्या पेनल्टी आएंगी दूसरे लॉ के अंदर। एक तो आरओसी का हो गया और अदर लॉ, मैंने बताया दोनों लॉ के डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आपको फाइल करना होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न अगर ऑडिट का केस है तो उस केस में 30 सितंबर होगी लास्ट डेट, और नॉन ऑडिट केस है तो 31 जुलाई होगी लास्ट डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। हालांकि इसके अंदर ऑडिट की लिमिट है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर ऑडिट की जो लिमिट होती है थोड़ी डिफरेंट होती है औरों से, इसमें थोड़ा अलग केस चलता है, आगे बात करेंगे। इसके अलावा फॉर्म 5 फाइल करना होता है, आईटीआर फॉर्म फाइल एलएलपी के लिए। साथ ही साथ मेंटेन करने होते हैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, एलएलपी के अंदर जैसे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करानी होती है आपको एलएलपी के केस में। इवेंट बेस्ड भी चेंजेस होते हैं इसके अंदर, इवेंट बेस्ड भी फाइलिंग है। जैसे कि अगर आप एलएलपी के एग्रीमेंट में चेंज कर रहे हैं तो फॉर्म 3 फाइल होगा, ये विद इन 30 डेज फाइल होता है। अगर आप पार्टनर के डेजिग्नेशन में चेंज कर रहे हैं तो उस केस में 4 फाइल होगा, ये भी विद इन 30 डेज होता है। एलएलपी के नेम में चेंज कर रहे हैं तो फॉर्म 5 फाइल होगा, ये भी विद इन 30 डेज होता है। एलएलपी के अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज कर रहे हैं तो उस केस में फॉर्म 15 फाइल होगा, ये भी विद इन 30 डेज होगा। तो एलएलपी के केस में ये सब चेंजेस होने हैं। उसके अलावा अदर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की बात करें तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करनी होती है एक एलएलपी को, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। अगर टीडीएस की रिटर्न लेट हो जाती है तो 200 रुपये पर डे इसमें लेट फीस लगती है। ठीक है, और जीएसटी के अंदर बहुत सारी रिटर्नें होती है, जैसे जीएसटीआर 1, 3B, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9C। 9 पे भी पेनल्टी 50 रुपये पर डे लग रही है, 3B पे भी सेम है, और 9C पे भी पेनल्टी अब लगनी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही साथ जीएसटी के अंदर आपको 8 साल तक का रिकॉर्ड रखना पड़ता है एलएलपी के लिए, और एलएलपी के अंदर ऑडिट कराना होता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑडिट की लिमिट है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि क्या लिमिट है ऑडिट की। चलिए समझते हैं ऑडिट की लिमिट। अब मैं बताता हूँ मैंडेटरी जो लिमिट है एलएलपी के लिए ऑडिट कराना पड़ता है, मैंडेटरी ऑडिट। तो लिमिट क्या है ऑडिट के लिए एलएलपी के लिए? तो अगर टर्नओवर एक्सीड हो जाती है 40 लाख रुपीज, ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीड हो जाता है 25 लाख फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उस केस में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, एक सीए से आपको ऑडिट कराना पड़ेगा अगर लिमिट यहाँ पे क्रॉस हो जाती है। एलएलपी के केस में 40 लाख और कंट्रीब्यूशन, मतलब जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, अगर वो 25 लाख क्रॉस हो जाए किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उस केस में उस एलएलपी का ऑडिट कराना पड़ेगा। यानी ऑडिट की जो लिमिट है
वो एलएलपी की 40 लाख है, जबकि प्रोप्राइटरशिप के केस में 1 करोड़ होता है। ऑडिटर को यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, फॉर्म 8 फाइलिंग होती है, फाइलिंग रिक्वायरमेंट जिसके अंदर फॉर्म 8 फाइल होती है, ऑडिटर इसके अंदर रिपोर्ट करेगा। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंसेस, नॉन कंप्लायंसेस होते हैं तो कितनी पेनल्टी है? जो पेनल्टी है 100 रुपये पर डे है अगर आप फॉर्म 8 और 11 फाइल करते हैं तो। लीगल एक्शन भी आरओसी के द्वारा लिया जाता है, जैसे एलएलपी का जो डिन है वो डीएक्टिवेट कर सकते हैं। कंप्लायंसेस कैलेंडर, एनुअल रिटर्न के लिए आरओसी के अंदर फॉर्म 11 फाइल करना होता है 30 मई तक, फॉर्म 8 फाइल करना होता है 30 अक्टूबर तक, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है 31 जुलाई या 30 सितंबर तक। साथ ही साथ जीएसटी रिटर्नें होती हैं, जीएसटी रिटर्न की जो रेगुलर डेट्स होती है वो जैसे 20 तारीख हो गई 3B के लिए, 11 तारीख हो गई R1 के लिए, एनुअल रिटर्न के लिए होगी, GSTRN के लिए 31 दिसंबर। तो समझ गए दोस्तों, ये सब कंप्लायंसेस करने होते हैं एक एलएलपी को। और दोस्तों अगर आप भी हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऑडिट के लिए तो वो ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।